चैप्टर 1292 8 भुजाओं वाला वज्र वर्सेस क्रोधी वज्र। कियोंगड़ा और जेल दोनों ही शक्तिशाली हाथापाई करने वाले एलियंस हैं। शायद इसका संबंध बर्फीले पठार के लोगों के रीति रिवाजों से है, क्योंकि उनके लोग क्लोज कॉम्बैट के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। दोनों एक दूसरे से टकरा गए और एक पल में वे एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लगे। ये तेज आवाज गर्जने जैसी थी, जिसे हजारों मीटर दूर से युद्ध देख रहे लोग सुनकर डर गए। जेल के शरीर पर लगे 8 भुजाओं वाले वज्र ने अपने कई हाथों का लाभ उठाया और कियोंगड़ा के महत्वपूर्ण अंगों पर जुनूनी हमला किया। हालांकि इन हमलों का सामना करते हुए कियोंगड़ा ने अपने युद्ध अनुभव का उपयोग करके महत्वपूर्ण हिस्सों पर होने वाले हमलों से बचाव किया। उसकी त्वचा मेटल जैसी थी और उसमें स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव कैपेसिटी थी। जब तक कोई क्रिटिकल अंग चोटिल नहीं हुआ था, तब तक अन्य अंगों पर त्वचा का फटना या खून बहना मामूली चोटें थी। जब क्रोधित किंग कॉन्ग एक्सट्रीम गुस्से में होता है, तब उसकी बैटल पावर सबसे ज्यादा होती है और खून बहने ने कियोंगड़ा के हमलों को और भी ज्यादा ब्रूटल बना दिया। उसकी काली भुजाएं 2 लोहे के खंभों जैसी थी और उसकी मुट्ठियां तांबे के हथौड़ों जैसी थी, जो जेंजर के सिर पर जोरदार प्रहार कर रही थी। एक ही पंच से हवा में भी साउंड ब्लास्ट हुआ। जेल ने तुरंत 2 भुजाओं का उपयोग करके अपना सिर ब्लॉक किया, जबकि बाकी 6 भुजाओं से जुनूनी हमला जारी रखा। धमाका, 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 धमाका। युद्ध के मैदान के ऊपर गर्जने की आवाजें आ रही थी। उनके विशाल शरीर के बावजूद उनकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, बल्कि वे बेहद एजाइल थे। यहां तक कि झंग यी को भी उनकी मूवमेंट्स देखने के लिए अपनी स्पीड ग्रास्प करने की क्षमता बढ़ानी पड़ी, अपनी स्पेशल एक्सेलरेशन एबिलिटी का उपयोग करके। जब झंग यी ने दोनों को स्पष्ट रूप से लड़ते देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। शुरू से ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। ये उनके जीवन की लड़ाई थी। जेल के हथियारों ने कियोंगड़ा के शरीर पर भीषण वार किया। कियोंगड़ा की आंखें लाल हो गई थी और वो केवल क्रिटिकल एरियाज पर हमलों से बच रहा था। उसकी मुट्ठियां 2 तांबे के हथौड़ों की तरह थी, जो जेल के सिर और छाती पर वार कर रही थी। युद्ध का मैदान सैनिकों की मुट्ठियों की टक्कर और गुस्से भरी दहाड़ से गूंज रहा था, जिससे कई प्राइवेट सोल्जर्स के चेहरे पीले पड़ गए। दोनों पक्षों के कबीले के नेता बैटलफील्ड के सेंटर की ओर गंभीरता से देखते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनके वॉरियर जल्द ही अपने विरोधी को हरा दें। कुछ देर देखने के बाद झंग यी को लगा कि कियोंगड़ा के साथ कुछ गड़बड़ है। शक्ति के मामले में कियोंगड़ा के पास अपर हैंड था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास 8 हाथ थे और इसके पास सिर्फ 2, यानी इसके हमलों को बार बार रोक लिया जाता। हालांकि अपोनेंट के हमलों का सामना करना इसे मुश्किल लग रहा था। वो आदमी बहुत स्मार्ट है, झंग यी ने शांतिपूर्वक टिप्पणी की। लियन वायु ने झंग यी की ओर देखा और कहा, वो एक चतुर व्यक्ति है। ओ, झंग यी ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। लियन वायु ने कहा, मनुष्य के पास 2 हाथ क्यों होते हैं? क्या ये सच नहीं है कि जितनी ज्यादा भुजाएं हों, काम करना उतना ही कन्वीनियंट होता है? न केवल मनुष्य, बल्कि शेर, बाघ, एल्क और घोड़े सभी के पास 4 अंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने अधिक अंग उतना अच्छा। भगवान ने हमें 4 अंग दिए क्योंकि ये सबसे हार्मोनियस प्रोपोर्शन है। ये सुनकर झंग यी ने जेल की फाइटिंग स्टाइल को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि उसके हमले कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। 8 भुजाओं के साथ सभी में पूरी ताकत लगाना इम्पॉसिबल है और वे एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं और शक्ति बंट जाती है। झंग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में एक चतुर व्यक्ति हैं। जल्द ही उसने अपनी मुस्कान हटा दी और कहा, लेकिन एक्सायो कांकी की भी अपनी खूबियां है। जेल अपनी कैपेबिलिटीज को किसी और से बेहतर समझता था और जानता था कि सभी 8 भुजाओं से पूरी ताकत लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए इस बार उसने कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दिया।
अपनी दो मूल भुजाओं से क्योंगड़ा से कुश्ती की और उसकी भीषण बमबारी का सामना किया। जहां तक बाकी हथियारों का सवाल है, उन्होंने नीचे से चुपचाप वार किया, जिससे क्योंगड़ा के शरीर पर चोटें आई। क्योंगड़ा का शरीर स्टील जैसा टफ है, लेकिन उसमें कमजोरियां भी है। गेसन के हमले का मेन क्षेत्र उसका निचला शरीर था। यह घृणित लग सकता है, लेकिन रियल बैटल में जब तक यह प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है, हर कोई कुछ भी करने को तैयार रहेगा। यहाँ तक कि लियांग यू ने झांग यी को जो मार्शल आर्ट चालें सिखाई थी, उनमें से कई डेडली मूव्स निचले 3 मार्गों पर हमले थीं। यह सुनने में भले ही अच्छा न लगे, लेकिन इसका यूज करना सचमुच ईजी है। क्योंगड़ा का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। एक पुरुष के लिए वह स्थान जरूर सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। अगर उस पर हमला किया जाए तो भले ही अपोनेंट ज्यादा फोर्स न लगाए, फिर भी वह अपनी बैटल इफेक्टिवनेस तुरंत खो सकता है। गधे! क्योंगड़ा ने गुस्से में गाली दी, तुरंत दोनों पैरों से जमीन पर लात मारी और पीछे की ओर जंप किया ताकि गेसांग से दूरी बनाई जा सके। लेकिन गेसांग क्योंगड़ा को कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं था। उसने जल्दी से उसका पीछा किया और अपने हाथों में लिए 8 वेपन से उसका सिर काटने की कोशिश की। हवा में एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही थी और लियांग यू ने यह देखकर अपना सिर हिला दिया। झांग यी समझ गया कि इस मार्शल आर्ट्स मास्टर की नज़र में इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल पॉइंटलेस थी। वे बस ब्रूट फोर्स से लड़ रहे थे और कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स उन्होंने शॉर्ट टाइम में ही सीख ली थीं। वह लियांग यू से कहीं ज्यादा हीन था, जिसे सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिला है, और झांग यी से भी कमजोर, जिसे लियांग यू ने पर्सनली ट्रेन किया है। एडवांस्ड एलियंस के बीच लड़ाई क्रूएल है, लेकिन पैशन से भरी हुई है। जल्द ही दोनों के शरीर पर वुंड्स दिखने लगे। क्योंगड़ा का शरीर गेसांग के वेपन्स से हुए कट से भर गया था, कुछ डीप और कुछ शैलो। घावों से गर्म स्टीम निकल रही थी और खून बह रहा था। हर बार जब वह घायल होता, उसकी आंखों की रेड लाइट और इंटेंस हो जाती। लेकिन गेसन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। आखिरकार वह क्योंगड़ा जितना पावरफुल नहीं था। क्योंगड़ा के एक पंच ने उसके सिर पर जोरदार चोट की थी। उसके चेहरे का लेफ्ट हिस्सा खून से लथपथ था और वह अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसकी चेस्ट पर भी एक भयानक चोट थी और वह लगभग 1-2 सीएम तक अंदर धंस गई थी। बैटल बहुत ब्लडी और ब्रूटल था। चूंकि ये दोनों इनह्यूमन्स रीइंफोर्स टाइप के थे, उनकी स्ट्रेंथ और डिफेंस बहुत हाई थी, इसलिए उनका मरना आसान नहीं था। यह एक भीषण युद्ध था जो कई मिनटों तक चला। क्योंगड़ा पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसके शरीर में 2 टूटी हुई सॉर्ड्स फंसी हुई थीं। गेसन की हालत भी कुछ खास नहीं थी। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, जो उसकी लंबी दाढ़ी से होते हुए उसके कपड़ों में सोख हो गया। जब पाजी गेसांग ने यह दृश्य देखा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और साइलेंटली हाथ में चंदन की माला घुमाने लगे। दूसरी ओर लामिन ओजू के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन था, लेकिन चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। अगर लड़ाई ऐसे ही चली, तो दोनों मर जाएंगे। लेकिन अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जो भी इसे रोकने की बात करेगा, वह खुद ही हार मान लेगा। झांग यी ने खूनी लड़ाई देखी, अपनी बाहें मोड़ी और पाजी गेसांग की ओर देखा, जो आंखें बंद करके प्रेयर कर रहे थे। मैं अब फाइट जारी नहीं रख सकता। अगर मैंने जारी रखा, तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप चिल्लाकर कहेंगे, रुको, तो क्या होगा? यह सुनकर पाजी गेसांग ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से बोले, नहीं। अगर हम रुक गए, तो हमारे पाजी परिवार की रेप्यूटेशन इंसल्ट हो जाएगी। क्योंगड़ा फेलियर की इंसल्ट स्वीकार नहीं करेगा। झांग यी ने अधीरता से कहा, क्या इससे पूरे बैटल के आउटकम पर फर्क पड़ेगा? पाजी गेसांग एक पल के लिए चुप रह गए। उन्हें तब समझ आया कि क्योंगड़ा और गेसांग दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा या हारेगा, अगली फाइट में वही व्यक्ति मरेगा। आखिरकार यह तो एक राउंड रॉबिन फाइट है। तो अगर इस बैटल में हार भी मान लें, तो भी इसका पूरी वॉर पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फाइट रोक दी और दूसरी साइड ने डाइंग वॉरियर को लड़ने दिया,
और अगर वह डेस्परेशन में हमारे वॉरियर को इंजरी दे गया तो क्या हमारी हैवी लॉस नहीं होगी? पाजी गेसांग ने निराशा में टीथ ग्रिट करते हुए कहा। चैप्टर 1293 पहला युद्ध हारा। पाजी गेसांग के शब्दों ने झांग यी को बगलेन देखने पर मजबूर कर दिया। उसे बस इतना याद था कि पाजी गेसांग उसके सामने एक अच्छे आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था और उसे लगता था कि वह हानिरहित है। लेकिन जो व्यक्ति दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अत्याचारी बन सकता है, वह दयालु कैसे हो सकता है? यह आप पर निर्भर है। मैं आपको केवल यह याद दिला रहा हूं कि क्योंगड़ा जैसे एलियन को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। झांग यी अन्य लोगों के काम में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी था। चूंकि पाजी गेसांग को अपने आदमियों की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं थी, इसलिए झांग यी को तो और भी कम परवाह थी। पाजी गेसांग के दिल पर भी कर्ज था। क्योंगड़ा को प्रशिक्षित करने में उनके बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हुए। यदि वह यह लड़ाई हार गया तो वह इसके परिणाम नहीं झेल पाएगा। लेकिन अचानक पाजी गेसांग को एक विचार आया। वह इतना चिंतित था कि उसका ध्यान भटक गया और उसका ध्यान केवल जीतने पर ही केंद्रित हो गया। वह यह भी भूल गया कि अगर वह इस बार हार गया तो झांग यी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए झांग यी को यह बात कहने में पूरी तरह से यकीन होना चाहिए। यदि ऐसा है तो। पाजी गेसांग ने अपनी आंखें घुमाईं और अचानक आह भरी। तुम सही हो। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। क्योंगड़ा मेरा प्रिय अधीनस्थ है। मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। युद्ध के मैदान में क्योंगड़ा और गेलेदुई पहले से ही खून के प्यासे थे और दोनों थकने के करीब थे और मौत से केवल एक कदम दूर थे। इस समय पाजी गेसांग ने अचानक लाउडस्पीकर से चिल्लाकर कहा, बस करो, बस करो। अब मुझे मत मारो। इस लड़ाई में हमारा पद्स परिवार हार गया। यह खबर पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हार जीत का फैसला होने पर पाजी गेसांग हार स्वीकार कर लेगा। देजी और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। क्या पाजी गेसांग पागल है? उसने वास्तव में दूसरों को जीत दिला दी? वे समझ नहीं पाए कि पाजी गेसांग ने क्या किया। उनकी तो बात ही छोड़िए, युद्ध के मैदान में मौजूद लोग भी इसे समझ नहीं पाए। यद्यपि ग्लर को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें राहत भी मिली। वह तुरंत पीछे हट गया और लड़ाई बंद कर दी। परिणाम तय हो चुका था और वह अपनी ताकत बचाकर रखना चाहता था। यदि संभव हो तो यदि कोई उसे पीछे हटने को कहे तो भी वह अपनी जान बचा सकता है। मृत्यु से न डरने का मतलब यह नहीं है कि वह मरना पसंद करता है। क्योंगड़ा वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की दो धारें बह रही थीं। वह पलटा और पाजी गेसांग की ओर गुस्से से चिल्लाया, नहीं मेरे प्रिय, मैं युद्ध में मर सकता हूं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पाजी गेसांग ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंगड़ा, तुम हारे नहीं। लेकिन मैं, पाजी गेसांग, जीत या हार के लिए अपने सबसे वफादार दाहिने हाथ का बलिदान नहीं दूंगा। इन शब्दों ने क्योंगड़ा को काफी सम्मान दिया। वह जानता था कि हिम प्रदेश के लोगों के लिए वे मर तो सकते हैं, लेकिन हंसी का पात्र नहीं बन सकते। निश्चय ही क्योंगड़ा को थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद जो हुआ वह अंतहीन भावना थी। तुम्हें मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंगड़ा घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं से उसके नीचे की बर्फ पिघल गई। पाजी गेसांग ने किसी को भेजकर तुरंत क्योंगड़ा का उपचार किया और उसे सांत्वना दी। हालांकि उन्होंने फिर भी झांग यी से सावधानीपूर्वक कहा, सर, हम पहली लड़ाई हार गए। अगली लड़ाई। झांग यी ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो। तुम हार नहीं सकते। बेशक वह हार नहीं सकता। झांग यी के पास जीतने का पक्का तरीका है। तभी पाजी गेसांग ने राहत की सांस ली। हालांकि मुझे नहीं पता कि झांग यी को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि झांग यी लड़ने के लिए शक्तिशाली अधीनस्थों को भेजेगा। पहला गेम पाजी गेसांग की हार स्वीकार करने के साथ समाप्त हुआ। तीनों मित्र सेनाओं के शिविर से अत्यंत उत्साहपूर्ण नारे गूंज उठे। इससे उनका मनोबल काफी बढ़ गया।
लूपाजी परिवार में कुछ हद तक निराशाजनक माहौल था। पाजी गेसांग ने अपने निजी गार्ड सुओलैंग देजी की ओर देखा। यह पुर्ज परिवार का पहला योद्धा और सबसे मजबूत लड़ाकू बल है। वह और पुर्ज जैसन लगभग अविभाज्य हैं। यहाँ तक कि जब वह सोते भी थे तो पाजी गेसांग के बगल वाले कमरे में सोते थे। सुओलैंग देजी, अब आपकी बारी है। पाजी गेसांग ने झंग यी की ओर देखा और उससे कहा, अपना बेस्ट प्रयास करो। अगर तुम सच में हार गए हो तो तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो। हमारी रक्षा के लिए महान लोग हैं। सुओलैंग देजी एक क्षण के लिए हिचकिचाए। वह मजाक नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह युद्ध में मरना चाहता था। हालांकि वह पुर्ज परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके जैसा कोई एलियन युद्ध में मारा जाता है तो यह पुर्ज परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। न्याय के लिए वह मर नहीं सकता। पाजी गेसांग के निजी रक्षक के रूप में सुओलैंग देजी एक लापरवाह व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत चतुर व्यक्ति है। इसलिए उसने सिर हिलाया। यस जियू, मैं तुम्हारे निर्देशों को ध्यान में रखूंगा। दूसरी ओर जीतने के बाद ग्ल ने अपना सिर घुमाया और दूर तक देखा। वह लैमिन ओजू हैं जो अपने घर की देखभाल स्वयं करते हैं। यह लड़ाई जीतना उनके लिए बेहद कठिन था। अब वह लगभग अपनी शक्ति के अंतिम चरण में था। अगर वह लड़ना जारी रखता तो बचने की कोई संभावना नहीं होती। लैमिन ओजू ने देजी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। बीए, मेरे लोग पहले ही एक गेम जीत चुके हैं। क्या हमें लोगों को बदलना चाहिए? प्लेयर बदलो। लैमिन, क्या तुम राउंड रॉबिन खेल के नियम नहीं समझते? इससे पहले कि देजी कुछ बोल पाते, दूसरी तरफ से जियाजा ग्यात्सो ने व्यंग्य किया। लाइफ एंड डेथ की लड़ाई में केवल कॉवर्ड्स ही युद्ध का मैदान छोड़ेंगे। एक सच्चा वॉरियर अंत तक लड़ना सम्मान की बात समझेगा। अब जब लैमिन परिवार की महिलाएं संकट में हैं, तो क्या लैमिन परिवार के पुरुष कॉवर्ड्स हो गए हैं? जियाजा ग्यात्सो निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि ग्ल पीछे हटें, क्योंकि अगला व्यक्ति जो सामने आएगा वह उनके जियाजा परिवार से ही होगा। वह ग्ल को मरने देना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वह प्रतिद्वंद्वी वॉरियर को मरने से पहले कुछ चालें चलने के लिए मजबूर करें, ताकि कम से कम भारी नुकसान तो हो। बकवास। जियाजा ग्यात्सो, तुम्हें यह सजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। लैमिन ओजू ने जियाजा ग्यात्सो को घूर कर देखा। लेकिन जियाजा ग्यात्सो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो लोग मंच पर आते हैं उन्हें मरते दम तक लड़ना पड़ता है और उन्हें बीच रास्ते से जाने की अनुमति नहीं होती। उसने देजी की ओर देखा। अदरवाइज अगर हम यह लड़ाई हार गए तो हम अपने 3 परिवारों और संघ की मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे बचा पाएंगे? देजी ने लैमिन ओजू को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में एक अनूठा भाव था। लैमिन के परिवार उस वॉरियर को अंत तक एक मर्द की तरह लड़ने दो। लैमिन ओजू ने अपना गुस्सा दबाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन अंत में वह केवल अपने दांत पीसकर और असहाय होकर कह सकी। जेल ने जाने के आदेश का इंतजार नहीं किया। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि परिणाम यही होगा, फिर भी उसके मन में उम्मीद की एक किरण थी। लेकिन वह इस परिणाम को लेकर असहाय थे। डाई तो डाई। गेलू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथों को छाती के सामने जोड़ लिया और बुद्धा से प्रार्थना की, यह आशा करते हुए कि वह अपनी मृत्यु के बाद पश्चिमी स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली, उनमें दृढ़ निश्चय की झलक थी। जल्द ही सुओलैंग देजी युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। उनके हाथ में एक वज्रादांदा था जो लगभग एक व्यक्ति के बराबर ऊंचा था, ब्रॉन्ज रंग का था तथा एक लंबे दंड के आकार का था, किंतु उसके अंत में एक नुकीला शंकु था। सुओलैंग देजी युद्ध के मैदान में पहुंचे, ग्ल को देखा जिसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी, और धीरे से तथा दृढ़ता से अपनी बाईं हथेली को अपनी छाती के सामने उठाया। ग्ल, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ।